Hello everyone, welcome back to the third video of chapter How do Organisms Reproduce from your class 10th Science. Today we'll discuss the topic मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने इससे पहले 2 वीडियोस को जो है स्टडी कर लिया है, जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी अबाउट डीएनए कॉपिंग, है ना। डीएनए कॉपिंग हमने डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। इतना हमने देख लिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म मीन्स बेसिकली यहाँ पर आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें जो है डिस्कस करना है कि किस तरीके से जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उनका होता है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रोज इन द सेकेंड। बेसिकली ये आपकी 2 एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको लैब में कराई जाएंगी। ठीक है, एक तो आपका ईस्ट की ग्रोथ आपको दिखाई जाएगी, जो है किस तरीके से होती है वो आपको लैब में दिखाया जाएगा, और साथ ही में मोल्ड का भी आपने देखा होगा। ब्रेड पर जो स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है उसको अगर आप कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस में, और ये आपको याद रखना है कि ब्रेड जो है वो कूल मॉइस्ट और डार्क प्लेस में ग्रो करता है, बिकॉज ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो उस सिचुएशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ईस्ट वाला भी इंपॉर्टेंट होता है और ये वाला भी। तो इसमें तो सिंपली आपको ऑब्जर्व करना है। ईस्ट वाला आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा माइक्रोस्कोप में, स्लाइड दिखाई जाएगी आपको, और जो ये ब्रेड वाला है ये आप घर पे भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस पे रख करके। Having discussed the context in which reproductive processes work, let us now examine how different organisms actually reproduce. अब हमें यही देखना है कि एक्चुअली कैसे होता है हमारा प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन। किस चीज़ पर? बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है। द बॉडी डिज़ाइन पे ही डिपेंड करेगा द मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेसिकली जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको अभी एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में बताया हुआ नहीं है। जब भी आप नेक्स्ट उसमें जाओगे आगे वाले कंटेंट में, तब आपको ये बताया होगा। मैं आपको बता देती हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ पर एक ही पेरेंट वर्क करता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक पेरेंट का ही सारा वर्क होता है। डीएनए कॉपिंग और सब कुछ जो भी हमने स्टडी किया है वो सिर्फ एक पेरेंट ही इसमें इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरा आपका आगे जो है आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझ लो और मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपको जो है मोड्स में हम जो डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम यहाँ स्टडी करेंगे वो है फिजन, बडिंग, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। पहला मेथड है हमारे पास फिजन। फिजन में भी 2 हैं, एक तो आपका बाइनरी फिजन हो गया, एक आपका मल्टीपल फिजन हो गया। तो इसको स्टडी करते हैं। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिसेलुलर मीन्स 1 सेल। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन और फिजन्स, इसी को हम फिजन भी कहते हैं। मीन्स बेसिकली बहुत सिंपलेस्ट होता है ये। इसमें एक बॉडी स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, 2 बॉडीज में, लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, और इससे नए इंडिविजुअल्स का क्रिएशन होगा। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं फिजन के, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है, वो बॉडी डिज़ाइन पर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से फिजन होगा। Many bacteria and protozoa simply split into 2 equal halves during cell division. ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सेल डिवीजन के टाइम पे, जो कि यूनिसेलुलर है, उनके पास एक ही सेल है, तो उनका जब सेल डिवाइड होगा तो ही उनका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। इन organisms such as amoeba, the splitting of the 2 cells during division can take place in any plane. अमीबा में किसी भी प्लेन पे, किसी भी प्लेन मतलब ना ही उसको ट्रांसवर्स होना है ना ही लॉन्गिट्यूडनल। अमीबा का जो है ना शेप वो चेंज होता रहता है। ठीक है, उसका जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है अमीबा का। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और इसका शेप मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ देखो आप, बाइनरी फिजन, यहाँ पे देखो बाइनरी फिजन इन अमीबा, इसको आप फोकस करो। यहाँ देखो आप, इसका शेप किस तरीके का है। ये हर समय चेंज होता है। ठीक है, चेंजिंग शेप होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, इसीलिए किसी भी प्लेन से इसका रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, कोई भी इसका वो नहीं है, एक किसी भी प्लेन से ये जो है स्प्लिट हो सकता है। यहाँ देखो किस तरीके से होता है। एक अमीबा है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है। यहाँ पे देखो पेरेंट सेल के बाद यहाँ 3rd स्टेज में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड होने लग गया है, न्यूक्लियस लेंथन्स हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 4th स्टेज में आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन कहते हैं इसको हम। यहाँ पर आप देख रहे हो धीरे धीरे करके साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपके 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स यहाँ पर हम देख सकते हैं डिवाइड हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लेना।
थोड़ा सा आपको क्या करना है, इस डायग्राम में लेबलिंग कर देनी है, पेरेंट सेल, न्यूक्लियस डिवाइड्स, कंस्ट्रक्शन, साइटोप्लाज्म डिवाइड, 2 डॉटर सेल्स, इतना थोड़ा सा आपको जो है इसमें लेबलिंग कर देनी है, ठीक है। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies. लेकिन कोई अब सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे तो होते नहीं कि उनका शेप जो है वो चेंज होता रहे, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं अपनी बॉडी का, जैसे कि लिशमेनिया हो गया, जो आपको काला अजहर आपने जो सुना होगा लिशमेनिया से होता है। तो लिशमेनिया बेसिकली इसका जो है विप लाइक स्ट्रक्चर इसमें एक प्रेजेंट होता है, ठीक है, विप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लिशमेनिया में, ठीक है। तो लिशमेनिया जो है आपको समझ आ रहा है, लिशमेनिया विच कॉजेज काला अजहर। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लिशमेनिया कौन है, जो काला अजहर कॉज करता है। ये भी 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है कि लिशमेनिया कॉजेज काला अजहर। तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हो कि इसका विप लाइक स्ट्रक्चर इसमें एक प्रेजेंट होती है, टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है एक एंड में, सेल के एंड में, और इन सच ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन अकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन, ठीक है। यहीं पर हम देखते हैं कि बाइनरी फिजन भी किसी प्लेन में, एनी प्लेन में नहीं हो सकता, एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में ही होता है इन रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर्स, इस स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर उसका भी डिवीजन होना है ना उस विप लाइक स्ट्रक्चर का भी, तो अगर प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं होगा तो विप लाइक स्ट्रक्चर तो दोनों में प्रेजेंट, जो डॉटर बनेंगे उनमें नहीं होगा प्रेजेंट, तो इसीलिए उसको जो है प्रॉपर्ली डिवाइड होना रहता है। अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स सच एज द मलेरियल पैरासाइट, आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम इज मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। इसमें जो है डिवाइड इंटू मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होता है यानी कि एक ही सेल से, मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म था उससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, और बाहर पे इनकी एक जो है फॉर्मेशन रहती है सिस्ट की, फिर उसके बाद ये बेसिकली ऐसा होता है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से रहते हैं, और जैसी सिचुएशंस फेवरेबल हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, सबके सब बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है, ये फॉर्मेशन। ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेटेड ग्रो फर्दर, सेपरेट एंड ग्रो फर्दर एज वी सॉ इन एक्टिविटी 8.1। आपने एक्टिविटी ईस्ट वाली की होगी तो आपको ये पता है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ईस्ट में बडिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बड बनता है, ठीक है, सबसे पहले एक न्यूक्लियस होता है, बड फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और फिर चेन ऑफ ईस्ट सेल्स फॉर्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको आई थिंक वो नहीं प्रोवाइडेड है, चेन, पूरी एक चेन बन जाती है ईस्ट सेल्स की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी चेन बन जाती है, यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड नहीं है वो, ठीक है। तो पूरी एक चेन बन जाती है, और सिमिलरली हाइड्रा में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, हाइड्रा में भी इसी तरीके से होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। तो हमने 2 स्टडी कर ली है, एक तो बडिंग जिसमें बड बनता है, और एक हमने फिजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे नेम से पता चल रहा है कि फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। क्या होगा, फ्रेगमेंट में एक बॉडी के फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और वो फ्रेगमेंट्स जो है रिप्रोड्यूस हो जाएंगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस सब में नहीं हो सकती। खुद ही इमेजिन करो कि सबके ब्रोकन पार्ट्स एक बॉडी को पार्ट्स में ब्रोक कर देंगे, है ना, ब्रेक कर देंगे अगर उसको हम पार्ट्स में, तो क्या वो सारे पार्ट्स प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन उन्हीं के साथ हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ जिनके पास सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि बॉडी बहुत ही सिंपल हो कि फ्रेगमेंट्स में भी ब्रेक करें अगर हम बॉडी को तो सारे ऑर्गन्स जो इंपॉर्टेंट है वो उसको मिल जाए, ठीक है। सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क, जैसे कि आपका स्पाइरोगैरा, मैंने आपको बताया था 9th में, मैंने आपको फोटोग्राफ भी दिखाई है स्पाइरोगैरा की, ठीक है, मैंने दिखाई हुई है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है 9th के वीडियोस को देखा हुआ है उनको पता है कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था स्पाइरोगैरा का। फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेक्स अप इंटू स्मॉल पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, जैसे मैच्योर होता है स्पाइरोगैरा तो वैसे ही फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब यही पीसेस, ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। कैन वी वर्क आउट फॉर द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी सॉ इन एक्टिविटी। आपको ये एक्टिविटीज़ स्लाइड्स वगैरह दिखाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं बेसिकली देखती हूँ कि आपको वो भी नहीं दिखाया हुआ है, स्पाइरोगैरा का भी नहीं दिखाया हुआ है। ओके तो स्पाइरोगैरा में आपको समझ में आ गया, बिल्कुल फिलामेंटस, मैंने आपको दिखाया हुआ था बॉडी उसकी कैसी होती है, बिल्कुल फिलामेंटस होती है। उसको आप जैसे ही पीसेस में करोगे, ठीक है, तो होगा क्या, एक फ्रेगमेंट 2 फ्रेगमेंट सपोज आपने किया तो दोनों फ्रेगमेंट जो है वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए इसके लिए। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल,
The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. ये तो आपको पता है, आपने बॉडी डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते हो कि टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम है हम में प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई गई कि सिंपली सेल बाय सेल से तो हर एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड नहीं कर सकता, कि एक एक सेल बन के पूरा ऑर्गेनिज्म, ऐसा पॉसिबल नहीं है। द रीज़न क्या है इसका देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है, सेल बाय सेल क्यों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ से आप हाईलाइट कर लो। द रीज़न इज दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वी हैव सीन मत लिखना, मतलब मैं बता रही हूँ, ये पूरा पार्ट आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि हम रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, टिश्यूज़ बने हुए हैं, ऑर्गन्स बने हुए हैं, हम रैंडमली कलेक्टेड सेल्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज़, कुछ सेल्स हैं जो टिश्यूज़ बन गए, फिर उनका एक प्रॉपर फंक्शन है, जो हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, सेल्स चैप्टर जो अपने 9th क्लास में डिस्कस किया था, उसमें हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। तो पहले क्या हुआ, जो सेल्स थे वो टिश्यूज़ बने, फिर टिश्यूज़ के कलेक्शन से ऑर्गन्स बने, है ना, विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजीशंस इन द बॉडी। और फिर ऑर्गन्स भी ऐसे नहीं कि रैंडमली कहीं पर भी प्रेजेंट है, उनको भी प्रॉपर पोजीशंस प्रोवाइड की गई है बॉडी के अंदर। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। तो आपको क्या बताएगा कि अगर इस तरीके से बिल्कुल केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ, है ना, कि सेल कैसे बना है, फिर टिश्यू कैसे फॉर्म हो रहा है, फिर कहाँ पे लोकेटेड है कौन सा ऑर्गन, सब में तो सेम ही है, जैसे आप ह्यूमंस में देखो तो सभी ह्यूमन बीइंग में सेम होता है कि कहाँ पर किडनी है, कहाँ पर लीवर है, कहाँ पर स्टमक है, ये सब चीज़ें सेम बिल्कुल एक ही जगह एग्जैक्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होती है। तो आपको यही बताया गया यहाँ पर कि सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। तो इस सिचुएशन में एक एक सेल से डिवाइड करना और एक एक सेल से रिप्रोड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए हम जो ये देख रहे हैं, ये सिंपल जो हमने मेथड पढ़े, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन, ये प्रॉपर नहीं है फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है। A basic strategy used in multicellular organisms is that different cell types perform different specialized functions. अब देखो, अभी तक जितना समझाया उतना क्लियर हो गया, उतना पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे अब नई चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा वो एक जगह पर आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा से देखो, ठीक है, लेकिन चीज़ों को क्लियर करके ही आगे बढ़ना, वरना कन्फ्यूजिंग लगेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ कि बेसिक स्ट्रेटेजी, देखो हमने क्या पढ़ा, कि हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिसेलुलर के पास 1 सेल है, मल्टी सेलुलर के पास मैनी सेल्स हैं। अब मल्टी सेलुलर के पास क्योंकि मैनी सेल्स हैं, इसीलिए सेल टिश्यू में बने, टिश्यू फिर ऑर्गन, और ऑर्गन्स बने हुए, ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं, तो सबका फंक्शन डिफरेंट है, हर एक चीज़ का फंक्शन डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो वर्क कर रहा है, जो सेल वर्क कर रही है, वही सेल आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करेगी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। तो वहीं यहाँ पर भी आपको बताया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास इसका भी एक सिस्टम है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है उसका भी एक सिस्टम बना हुआ है, दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जैसे हमने देखा हर जगह पर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ लेबर हमारी बॉडी में और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में प्रेजेंट है। फॉलोइंग दिस जनरल pattern, reproduction in such organism is also the function of a specific cell type. Specific cells के, है ना, वही सेल जो वही फंक्शन करेंगे, ये नहीं कि वो सेल जो रेस्पिरेशन में वर्क कर रहे हैं वही डाइजेशन में भी वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? अब आपको यही बताया गया कि रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे एक सिंगल सेल टाइप से हो सकता है जब ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे डिफरेंट सेल टाइप्स हैं। The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under the right circumstances. तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इसके पीछे आपका आंसर, आपको बोला गया ना कि एक सेल से इतने सारे टाइप ऑफ सेल्स कैसे बन जाएंगे, कि हमारा एक सेल जिसने रिप्रोडक्शन में वर्क किया है वही सेल आगे चलकर, है ना, जो बॉडी है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी बना दे, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बना दे, ऐसा कैसा पॉसिबल होगा। तो इस चीज़ को तो हम सेल थ्योरी से भी जानते हैं कि पहले यूनिसेलुलर ही रहते हैं सारे ऑर्गेनिज्म, 1 सेल से ही सारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, फिर आगे जो है बहुत सारे सेल्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ बताई हुई है कि एक सिंगल टाइप एक ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए जो कि ग्रो भी करेगा, फिर वो प्रोलिफरेट करेगा और उसके बाद बहुत सारे सेल्स बनाएगा अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है रीजनरेशन।
रीजनरेशन को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हमारे पास ये तो हमने एक थोड़ा सा ब्रीफ जो है डिस्कशन किया है, लेकिन अभी हम टॉपिक हमारा वही चल रहा है जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, कि जो हमने पढ़ा था सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रीजनरेशन। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. अब देखो फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे मैं आपको बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि क्यों डिफरेंट है। अभी इस चीज़ को कंफ्यूज मत होना, बस इतना याद रखो कि दोनों चीज़ें डिफरेंट है। फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, बॉडी के फ्रेगमेंट्स बनाए गए। यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक बॉडी पार्ट लॉस्ट होगा तो उससे नई बॉडी पार्ट जनरेट हो जाएगी। देखो अभी आप इसको देखो आपको ये चीज़ समझ आ गई ना कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर क्या होता है, रीजनरेशन मतलब रीजनरेट कर देना। कोई चीज़ जो लॉस्ट हो जाती है बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट अगर लॉस्ट हो जाता है, कट हो जाता है, तो वो उसको रीजनरेट कर देते हैं। आपने बहुत सारे इंसेक्ट्स में भी देखा होगा ऐसा होता है। That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individual। वो सेपरेट इंडिविजुअल में जो है ग्रो कर जाएंगे जितने भी पीसेज होंगे। अभी फ्रेगमेंटेशन में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अभी लास्ट में देखो, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। अब देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको हाइड्रा बडिंग में बताया, तो बडिंग भी हाइड्रा करता है और किसी किसी सिचुएशन में रीजनरेशन भी हाइड्रा में होती है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा हो गया, प्लानेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लानेरिया हो गया, इसको कट करते हैं नंबर ऑफ पीसेज में, तो हर एक पीस जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसमें होता क्या है कि जो पोस्टीरियर पार्ट है वो एंटीरियर पार्ट को डेवलप करता है, यानी कि जो उसका आगे का पोर्शन है वो पीछे के पोर्शन को डेवलप करेगा। फिर जो पीछे का पोर्शन है, अगर पीछे का पोर्शन है, अगर जो हमने पीस को ब्रेक किया है वो पीछे का पार्ट है, तो वो फिर आगे का पार्ट डेवलप करेगा। इस तरीके से इसमें होता है। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब रीजनरेशन आपको पता है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स वर्क करेंगे तभी रीजनरेशन होगा। These cells proliferate and make large number of cells। अब ये सेल्स क्या होता है, यहाँ पे proliferate होते हैं, डिवाइड होते हैं और फिर बहुत सारे सेल्स यहाँ बनते हैं ताकि बॉडी ग्रो कर पाए। From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues। और फिर यहाँ से ही various cell type बनते हैं, tissues बनते हैं। These changes take place in an organized sequence referred to as development। इसी को हम development कहते हैं। जब regeneration होता है तो ये सब कुछ organized sequence में होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, regeneration। However, regeneration is not the same as reproduction। ये चीज़ समझनी है, ठीक है। ये मैंने कहा ना आपको लास्ट में मिलेगी वो लाइन। फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेगमेंटेशन करना इंपॉर्टेंट है स्पाइरोगैरा के लिए, या जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए फ्रेगमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। लेकिन रीजनरेशन कंप्लीटली नहीं कह सकते मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस चीज़ पर थोड़े डिपेंड करेंगे कि उनको कोई आके कट करे या उनकी बॉडी पहले ब्रेक हो पार्ट्स में कट हो, उसके बाद जो है वो रिप्रोड्यूस करें। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि रीजनरेशन थोड़ा सा आपको जो है याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, गिव रीजन में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि रीजनरेशन को कम्प्लीटली नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं हम, तो उसके पीछे ये रीज़न है, ठीक है, कि बॉडी पार्ट कट हो इसका वेट कौन करेगा। अब रीजनरेशन इन प्लानेरिया देखो, ये प्लानेरिया एक बॉडी पार्ट होता है प्लानेरिया का, एंड वन प्लानेरिया गेट्स कट इनटू 3 पीसेस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रीजनरेटेड पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से रीजनरेटेड पार्ट होता है जो जनरेट हो जाता है। यहाँ पे देखो ये पार्ट लॉस्ट है और ये पार्ट रीजनरेट हो गया है, एंड 3 डॉटर प्लानेरिया, ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ बर्डिंग आ गई, देखो फिर से हाइड्रा आ गया, ठीक है। मैं बता रही थी बर्डिंग यहाँ पर आपको डिटेल में दे दी गई है बर्डिंग। Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding। budding में भी इसी तरीके से यूज़ किया जाता है regenerative cells। और important डायग्राम ये प्लानेरिया, हाइड्रा, ईस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। यहाँ से अमीबा इंपॉर्टेंट है, यहाँ के जितने भी डायग्राम है ना बहुत ही ईजिली बन जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। अब देखो बडिंग में क्या होता है, सेल डिवीजन होगी किसी एक रीजन में, और एक स्पेसिफिक साइट पर जब सेल डिवीजन होती है तो वहाँ पर एक बड बन जाता है, एक आउटग्रोथ बन जाती है, वो एक बर्ड जैसा होता है। फिर वो बर्ड धीरे धीरे इंडिविजुअल की तरह ग्रो होने लग जाता है, अभी अटैच रहता है पेरेंट बॉडी से, और जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है वैसे ही वो फिर डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और फिर एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। क्लियर है। एक हाइड्रा होता है, उसमें बर्ड डेवलप होता है, सेल डिवीजन होती है वहाँ पे रिपीटेड उस पोर्शन में, और उस स्पेसिफिक साइट पे एक बर्ड डेवलप होता है। फिर वो बर्ड जो है कम्प्लीटली एक
हाइड्रा बन जाता है जैसे ही, मतलब अभी पेरेंट बॉडी से अटैच है और जैसे ही मेच्योर होगा फिर वो डिटैच हो जाता है। At one specific site, these buds develop into tiny individuals, वही मैंने आपको बताया, and when fully mature, detach from the parent body and become new independent individuals। यहाँ पे देखो फिगर, टेंटिकल्स है ये बर्ड हाइड्रा के, बर्डिंग इन हाइड्रा, ये बर्ड है, देखो ये बर्ड पूरा डेवलप, अभी तक डिटैच नहीं हुआ है, अब इसके बाद का जो स्टेप है उसमें डिटैच हो जाएगा, इस तरह का हाइड्रा होता है। और बस आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, देखो, there are many plants in which parts like the root, stem and leaves develop into new plants under appropriate conditions। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। ये सारे जो है वेजिटेटिव पार्ट होते हैं ये ग्रो करते हैं, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीव्स हो गया, ये अप्रोप्रिएट कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं और फिर इनसे न्यू इंडिविजुअल, आपने देखा होगा, करा भी होगा इसको आपने, ठीक है। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल्स में भी होता है लेकिन प्लांट्स में भी इस तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। आपको लेयरिंग और ग्राफ्टिंग पता है? लेयरिंग और ग्राफ्टिंग बेसिकली आपका जो है एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको टिश्यू कल्चर के बारे में बताया हुआ है, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में आपको यहाँ पर नहीं बताएगा। तो बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अगर आप देखो कटिंग होता है, एक मैं बता दूँ थोड़ा सा इसमें, एक तो कटिंग होता है कि कोई पार्ट आपने कट किया, इन्हीं तीनों में से, रूट, स्टेम या लीव्स, है ना, उसमें से कोई पार्ट आपने कट किया, किसी किसी में होता है, देखो सारे प्लांट्स में सारा मेथड नहीं हो सकता, किसी किसी में होता है। तो कटिंग में तो आपको समझ आ गया कि आपने कोई पार्ट कट किया, उसको आपने सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड की तो डेवलप हो जाएगा न्यू प्लांट में। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक स्टॉक होता है, स्कायन होता है, ठीक है, एक स्टॉक और स्कायन होता है, उसको जोड़ देते हैं डिफरेंट प्लांट्स को, डिफरेंट प्लांट से लाते हैं। सपोज एक डिजीज रेजिस्टेंट ले आए तो एक वैसा ले आए जिसका फ्रूट बहुत स्वीट होता है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, स्टॉक, एक पार्ट स्टॉक होता है, जो स्टेम होता है रूटेड प्लांट का, है ना, रूटेड प्लांट का जो स्टेम होता है वो स्टॉक कहलाता है। और दूसरा क्या हो गया, जो सुपीरियर क्वालिटी का आपने कोई स्टेम कट करके कहीं से आप लाए वो स्काइन है, और जो रूटेड प्लांट का स्टेम है वो स्टॉक है। तो स्टॉक और स्काइन को एक साथ अटैच कर देते हैं, उसके ऊपर फिर आप जो है बेसिकली रबर टेपिंग कर देते हैं या टेप लगा देते हैं, ट्यूबिंग कर देते हैं, रबर ट्यूबिंग, ऐसा कुछ भी करते हैं। और फिर उसके बाद मंथ के बाद हम देखते हैं कि टिश्यूज़ जो होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़, वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग होती है, बेसिकली रोज़ के साथ की जाती है, ठीक है, ग्राफ्टिंग हो गई। लेयरिंग में देखो, लेयरिंग भी दो तरह की होती है, एक तो आपकी माउंट लेयरिंग होती है, ठीक है, माउंट लेयरिंग जो आप, जिसके बारे में आपने सुना होगा, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि एक ब्रांच ली जाती है किसी भी प्लांट की, और उसको रूटेड प्लांट होता है वो, और उसको बेंड करके बरी कर दिया जाता है मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है, और उसके बाद वो धीरे धीरे हम देखते हैं कि उस पोर्शन से जो ब्रांचेस हैं वो डेवलप होने लग जाती हैं, और उसके बाद जो है उसको पेरेंट प्लांट से कट कर दिया जाता है और वो रूट्स उसमें डेवलप हो जाते हैं माउंट लेयरिंग में। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा से बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम दिया हुआ है, आपको थोड़ा ज़्यादा पता होगा तो आपको समझने में आसानी होगी, नहीं तो आपको लेयरिंग और ग्राफ्टिंग ही याद नहीं रहेगी। अभी आपको ये तो पता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जैसे कि लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, अब आपने इतना आगे तक समझ लिया तो आपको मीनिंग पता चल गया दोनों वर्ड्स का, ठीक है। एनसीईआरटी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक एक वर्ड का बहुत इलाबोरेट मीनिंग होता है। अब देखो एयर लेयरिंग में आपको बता रही थी कि एयर लेयरिंग में, अब माउंट लेयरिंग जिनमें नहीं हो सकती, जिनके ब्रांचेस को हम बेंड नहीं कर सकते, सॉइल में बरी नहीं कर सकते, उनमें हम एयर लेयरिंग करते हैं। इसमें क्या होता है ना, द स्टेम इज गर्डल्ड। गर्डल मीन्स व्हाट, अ रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड एंड देन इट इज कवर्ड विथ मॉइस्ट कॉटन, जैसे कॉटन हो गया उसके साथ उसे कवर कर देते हैं, एंड इनक्लोज्ड इन अ पॉलीथीन बैग, और फिर एक पॉलीथीन बैग में उसको हम इनक्लोज कर देते हैं। कुछ डेज के बाद उसमें से जो है ना उस रीजन से कुछ ब्रांचेस हम देखते हैं कि आ जाती हैं टाइप्स, तो उसके बाद उसको पेरेंट प्लांट से हम रिमूव कर देते हैं और फिर उसको सॉइल में प्लांट कर देते हैं। तो मीन्स इस तरीके से उसको फिर जो है सॉइल में हम लोग कर देते हैं उसको प्लांट, और उसके बाद उससे हम देखते हैं कि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाता है। तो लेयरिंग हो गया और ग्राफ्टिंग इसमें आ जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर। अब देखो यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क करते जाना। ये एडवांटेजेस है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो हम करते हैं उसका। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर आपको मिल जाएंगे, सीड से आप प्रोड्यूस करोगे, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्रोड्यूस करोगे तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपको फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जल्दी जो है डेवलप होके मिल जाएंगे। सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। जो सीड प्रोड्यूसिंग नहीं होते उनका भी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हो गया आपका
Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. ये आपका सेकेंड हो गया. Another advantage, 3 एडवांटेज दिए हुए, 3 मार्क में आएगा क्वेश्चन. Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics. हाँ, ये जेनेटिकली सिमिलर भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हम देखेंगे ना अभी आगे फ्लावरिंग प्लांट्स वाला, तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं. और यहाँ पर आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि जेनेटिकली सिमिलर उनका मतलब क्या है कि अगर वो भी डिजीज़ रेजिस्टेंट है, उसका पेरेंट रहा है, तो वो भी डिजीज़ रेजिस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होता है. अगर स्वीट फ्रूट वाला उसका पेरेंट रहा है, तो वो भी स्वीट फ्रूट वाला रहेगा. ठीक है, फिर ये आपकी एक्टिविटी है. अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको. Similarly, birds produced in the notches along the leaf margin of Bryophyllum, आपको याद रखना है Bryophyllum का, आप याद रखो leaf notches. ठीक है, fall on the soil and develop into new plants. ये आपको एक बता रखा है वेजिटेटिव में ही. लीफ ऑफ Bryophyllum आप देख सकते हो, ये बर्ड्स के साथ लीफ ऑफ Bryophyllum, ये पूरा ही हाईलाइट हो गया. सेकेंड लीफ ऑफ Bryophyllum. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बर्ड्स. अब टिश्यू कल्चर में आ जाओ. टिश्यू कल्चर थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ मैं. वैसे तो एग्जाम में नहीं आता, बट स्टिल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्या पता आ जाए. टिश्यू कल्चर. इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट. इसमें क्या होता है ना, एक प्लांट होता है, उसकी टिप से धीरे धीरे करके ब्लेड की हेल्प से या कोई ऐसा होता है शार्प ऑब्जेक्ट, उसकी हेल्प से टिश्यू सेल्स ऐसी चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं. बेसिकली टिश्यू और सेल्स तो हम नहीं निकाल सकते, ग्रीन पार्ट थोड़ा सा उसका निकाल देते हैं स्टेम का, तो उससे हो जाता है काम. द सेल्स आर देन प्लेस्ड, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, मीन्स उस पार्ट को लेकर जाएंगे और एक आर्टिफिशियल मीडियम में आप प्लेस कर दोगे. इतना समझ आया आपको. आपने एक इसको आप समझ लो, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है तो आप अपने हिसाब से इसको लिख देना. आप इसको समझ लो. टिश्यू कल्चर को क्या होता है, इसमें एक प्लांट होता है, उसका टिश्यू रिमूव किया, उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में डाल दिया. ठीक है, यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे. आर्टिफिशियल मीडियम इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड कर पाते हैं ईजिली. स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएंगे, हम ये कहेंगे कैलस. ये स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स बन के द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. अच्छा, मैंने तुम लोगों को हार्मोन्स पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर में, हमने पढ़ा था हार्मोन्स फॉर ग्रोथ. तो कमेंट करना है आपको कि जो ग्रोथ हार्मोन है प्लांट्स का वो कौन सा है. देखती हूँ मैं कितने बच्चे जो वीडियोस को देख रहे हैं और चैप्टर्स को समझ कर आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, आपको कमेंट करना है. ठीक है, अगर आपको नॉलेज भी है तो भी उसे कमेंट करो कि ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में. तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि फिर उसको पहले फर्स्ट मीडियम आर्टिफिशियल मीडियम में रखा, फिर हार्मोन कंटेनिंग मीडियम में रखा. अब क्या होता है, द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल. बस इतना ही करना है. आपने टिश्यू निकाला, सेल निकाला, उसका उसको एक मीडियम में आर्टिफिशियल में रखा, फिर उसको हार्मोनल मीडियम में रखा, और उसके बाद आपका जो प्लांटलेट्स आपको मिला उसको आप प्लेस कर सकते हो सॉइल में, सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मेच्योर प्लांट्स, और फिर वो मेच्योर प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं. यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशंस. क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल मीडियम में रख रहे हैं, अब हार्मोनल मीडियम में रख रहे हैं, तो डिजीज फ्री कंडीशंस होती हैं ये. और टिश्यूज एक प्लांट से आप बहुत सारे निकाल कर बहुत सारे प्लांट्स को एक टाइम पर ग्रो कर सकते हो. दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स. जितने भी आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उसमें हम इस टेक्निक को यूज करते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन. अब देखो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है. इवन इन मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स specific reproductive parts can be identified. The thread-like structure that develop on the bread. जब आप ये ब्रेड वाली एक्टिविटी करोगे तो आप देखोगे इसमें मोल्ड में जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं. इनको हम हाइफे कहते हैं. ठीक है, हाइफे होते हैं ये बेसिकली ऑफ द ब्रेड मोल्ड राइजोपस. आपको ये याद रखना है कि राइजोपस में होता है, एमसीक्यू में आता है. ठीक है, राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन होती है. दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. अब देखो यहाँ पे बताया गया आपको ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते. ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक. अब देखो ब्लॉब ऑन अ स्टिक जो होता है, यहाँ पे देखो आप स्पोर्स आपको दिख रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस. यहाँ पे आप हाइफा देख सकते हो एंड ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया. इसको हम क्या कहते हैं, जो आपने ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर का उसमें जो ब्लॉब होता है उसका हम स्पोरेंजिया उसका नाम है, विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स, जो कि स्पोर्स को कंटेन करता है. ठीक है, स्पोरेंजिया तभी उसका नाम, उसमें क्या है, स्पोर्स है. दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू अ न्यू राइजोपस इंडिविजुअल, जो एक नया राइजोपस इंडिविजुअल बन जाएगा. द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो. तो यहाँ पे स्पोर्स में आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. आपने हाइफा पढ़ा, हाइफा रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये आपको बताया, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. यहाँ पर एक स्पोरेंजिया है जिसमें स्पोर्स ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर है.
स्पोरेंजिया, जिसमें स्पोर्स, जिसके ब्लॉब को हमने स्पोरेंजिया बोला है ना, राइजोपस का हाइफे है। फिर उसके बाद ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर, जिसके ब्लॉब को हमने स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में आपके स्पोर्स प्रेजेंट है। ये स्पोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और ये स्पोर्स जो है ये एक थिक वॉल में कवर रहते हैं जैसे ही सिचुएशंस फेवरेबल हो जाए। मैंने आपको ऊपर बताया था क्या क्या सिचुएशंस हैं, ऊपर बताया हुआ था मैंने, ठीक है, जब हमने वो पढ़ा था। सूटेबल जैसे ही सब कुछ कंडीशंस इसके हो जाते हैं तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया। ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस सो फार अलाउ न्यू जनरेशंस टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल। ये मैंने आपको बिगनिंग में बता दिया, इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, डीएनए का भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें स्टडी करना है, वो भी डीएनए वाला सारा पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।